हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड मुझे पता है क्योंकि आप सब बहुत अच्छे हैं। सो बेटा, एज यू नो कि हमारा जो चैप्टर था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसको मैंने आपको बताया हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और मैंने आप सभी को यही बताया था कि जो हमारा ये सेकुलरिज्म है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो लास्ट टाइम पे हमने इम्पोर्टेंट ऑफ सेकुलरिज्म पे छोड़ा था, ये हमें आज स्टार्ट करना है। तो जैसे कि बेटा आप सभी को बताया मैंने कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म क्या है ना। तो इसमें आपका तो बेसिक जो एम होता है ना, या फिर सेकुलरिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब सेकुलरिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है, मेन थिंग ये है। तो इसमें बेटा आपका क्या है, जो बेसिक एम है हमारा सेकुलरिज्म का वो क्या है हमारा, प्रिवेंट करना किसी स्टेट को, ग्रुप को या फिर किसी इंडिविजुअली पर्सन को, है ना, कि वो किसी के द्वारा हराश उसको नहीं किया जाए, धर्म के आधार पर उसको क्या है हराश नहीं किया जाए, है ना, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस बिलीफ इन द पर्टिकुलर सेकुलरिज्म एम। इनके देखो एम क्या है, इसमें लिखा है 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं। सबसे पहले क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक ग्रुप को विद इन अ रिलीजियस कम्युनिटी फ्रॉम द ओवर पावरिंग अनदर। ये प्रिवेंट करता है एक ग्रुप को कि कोई धर्म के ऊपर तो कोई दूसरा जो धर्म है वो क्या कहते हैं ओवर पावर ना कर सके, है ना। फिर सेकेंडली क्या कहते हैं, प्रिवेंट वन रिलीजियस कम्युनिटी फ्रॉम द ओवर पावरिंग अनदर। तो एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है वो भी उस पर भी कोई ओवर पावर ना कर सके, उस पर भी कोई शक्ति, उस पर कोई अपना शक्ति मतलब उसके ऊपर कोई शक्तिशाली ना हो, या फिर उस कम्युनिटी को कोई मतलब ऐसी कम्युनिटी हो जो उसको दबा सके, है ना, ऐसा ना हो। क्योंकि जो धर्म होते हैं वो सबके इक्वली होते हैं, है ना। किसी को बड़ा या फिर किसी को छोटा नहीं माना जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अगर अपना धर्म का प्रचार कर रहे हो, नो डाउट तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, बट तुम किसी और धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते, या फिर किसी और धर्म को ये नहीं बोल सकते कि ये नीचे है, क्योंकि धर्म जो है सबको इक्वली है। तो इसको प्रिवेंट करता है एंड प्रिवेंट टू स्टेट फ्रॉम द फोर्सिंग एंड ये प्रिवेंट क्या करता है कि स्टेट को, मतलब ये करता है कि वो अपने सिटीजन को फोर्स ना करे कि वो एक पर्टिकुलर धर्म को माने। वो अब वो मतलब अपने धर्म के लिए वो फ्रीडम है, वो फ्रीडमली अपने धर्म को मान सकते हैं। कि स्टेट में अगर तुम कोई भी किसी भी धर्म, अगर तुम स्टेट में रहते हो तो वहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं, तो स्टेट उसको फोर्स ना करे कि तुम एक ही धर्म को क्या करो कि तुम अपनाओ या फिर मानो। This is the importance for any democracy because democratic government is supported to make sure that all citizens are treated equally respected और other। देखो ये इम्पोर्टेंस है कि जो डेमोक्रेसी है ना, आपको सभी को पता है डेमोक्रेसी में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना। भारत में डेमोक्रेसी है, अगर भारत की बात करें जैसे कि हम भारत में रहते हैं तो एक वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राइट, ये सब आप सभी को पता है ना। तो यहाँ पे जितने भी सिटीजन हैं उन सबको इक्वल ही क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाना चाहिए। किसके, अपने रिलीजियस बिलीफ के आधार पे किसी को हम अप डाउन नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर स्टेट को जैसे मेरे जो पॉइंट्स दिए हैं उस वही क्या कहते हैं यहाँ पे इलेबोरेट कर रखे हैं। देखो स्टेट क्या है कि जैसे कि वो स्टेट है वो प्रमोट करता है इंडिविजुअली किसी रिलीजियस को। फॉर एग्जांपल आप हैं, हम किस धर्म को मानते हैं, किस देवी देवता को मानते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। कई लोग बाबा को मानते हैं, मतलब आजकल की सोसाइटी में इट कैन बी हैपन, ऐसा होता है। तो क्या कहते हैं, हम किसी को भी मतलब फोर्स नहीं कर सकते कि तुम उसको नहीं मानो, है ना। इसमें देखो बता के कि स्टेट में वो इंडिविजुअली अगर किसी को प्रमोट करती है, स्टेट किसी रिलीजियस को क्या कहते हैं अलग कम्युनिटी को प्रमोट करती है, तो क्या होगा इससे, है ना। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल भी देखा है, देखो कोई लॉ पास करती है कि तुम्हें इसी उसको मानना है, इसी रिलीजियस को मानना है, इस धर्म को मानना है, तो क्या कर सकती है वो कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी को क्या कर सकती है, और उसके ऊपर ओवर पावर कर सकती है, उसको दबा सकती है एंड उसको हराश भी कर सकती है। बिकॉज ये बोल सकते हैं कि अगर वो कम्युनिटी बहुत पावरफुल है तो, है ना। मैंने आपको अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, 9th क्लास में जाएंगे, तो उसमें आप एक चैप्टर पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में एंड श्रीलंका के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, लेकिन जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा रहती थी वो क्या करती थी, जो
दूसरी कम्युनिटी को क्या करती, हराश करती थी। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को क्या किया जा सकता है, हराश करा जा सकता है ना। और अगर ऐसा होगा तो जो कम्युनिटी जो कहते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, तो उससे क्या होगा, जो पुलिस और जो कोर्ट होगा वो भी उसके अंडर में होगा ऑब्वियसली। अगर जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है तो वो उसी के कंट्रोल में सब कुछ होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मोनार्की सिस्टम ले ले, ठीक है, अब उसमें राजा ही सब कुछ होता है, तो क्या कहते हैं, सभी लोग क्या कहते हैं, उसको ज़्यादा मानते हैं, उसके अगेंस्ट कोई भी कभी भी नहीं जा सकता, राइट। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपको इंडिया में पता है, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इंडिया सारा कुछ इसी पे बेस है। इंडिया में आपको पता है कितने सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, एंड अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो फिर भी क्या है, आपने देखा है कि धर्म को लेकर क्या कहते हैं, भारत में कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबको इक्वली माना जाता है। किसी भी धर्म को ये नहीं होता कि ये ज़्यादा मतलब माने जाए या फिर इसको नहीं मानना चाहिए, लोगों उसको मानना चाहिए। वो लोग फ्री हैं, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरे धर्म कि ऐसा नहीं कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं लेकिन दूसरे धर्म को वो नहीं मान रहे हैं या फिर उसको नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो कि उसने एक स्टूडेंट का आपको एग्जांपल भी दे रखा है। वहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका का एक पार्ट है सूडान, एक उसका पार्ट है। लेकिन जो साउथर्न सूडान है वहाँ वो दोनों मतलब सूडान को दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है 2011 में। क्यों? बिकॉज वहाँ पे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीज़न वॉज दैट द क्रिश्चियन एंड ट्राइब साउथ फेल्ट दैट दे वर being treated unequally by the government which was controlled by the जो साउथर्न में जो लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं एंड ट्राइबल हैं। उनको क्या लगता है कि साउथ मतलब उनको ये लगता है कि जो वहाँ पे उन लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि किसके कंट्रोल में है, उन्हें लगता है कि जो कि नॉर्थर्न मुस्लिम के कंट्रोल में है ना। तो वहाँ पे वो अलग हो गया, एक ही पार्ट है लेकिन फिर भी अलग हो गया। ऐसे ही 1947 से पहले आपको पता है कि जो पाकिस्तान है, भारत था, वो एक साथ था। बट उसको फिर जैसे कि उसको बंटवारा किया गया कि मुस्लिम उधर चले जाएंगे यानी हिंदू इधर आ जाएंगे। बट उसके बाद भी जो भारत में है काफ़ी सारे लोग मतलब मुस्लिम थे और क्या कहते हैं हिंदूज थे और भी कई सारे धर्म के थे, बट उनको इक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। स्टिल अभी भी आपने देखा होगा, आप एक क्लास में अगर आप रहते हैं उस पर भी जो लोग बच्चे होते हैं वो अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। उनकी कई की बोली अलग होती है एंड कई सारे कई धर्म को अलग मानते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि सब में इक्वली ट्रीट किया जाता है उन्हीं को, है ना। बिकॉज सेकुलरिज्म है वहाँ पे। अगर वहाँ पे अगर नॉन सेकुलर कंट्री होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ एक धर्म को माना जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। इसका इम्पैक्ट तुम्हें किसी भी जगह चले जाओ, मंदिर मस्जिद या फिर किसी स्कूल या किसी भी प्लेस में चले जाओ, अगर वहाँ पे नॉन सेकुलर कंट्री होगी तो इसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, होप बेटा आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है सेकुलरिज्म इन इंडिया। ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, आपको इंडिया की एक हिस्ट्री आप सभी को पता होगा, अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप सभी ने देखा होगा कि राजा महाराजाओं ने मतलब भारत में रूल किया था, है ना। उन्होंने रूल किया, पहले होते थे अगर वो रूल करते थे वो अटैक करते थे, जहाँ पे वो जीत गए तो वहाँ पे उनका राइट हो जाता था, वो जो कंट्री थी या फिर जो भी वो एरिया था वो उन राजा का हो जाता था, है ना। तो इसमें इंडिया हैड ए हिस्ट्री ऑफ द सेवरल रूल। उनकी इंडिया की हिस्ट्री है कि वहाँ पे रूलर्स आए, उन्होंने अटैक किया इन द पास्ट, है ना। तो इससे क्या वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब धर्म, इसकी वजह से काफ़ी सारे धर्म आए और एक विश्वास आया, है ना। लेकिन जब 18th सेंचुरी में क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई यहाँ पे तो उसका जो है टोटली जो इंडिया के ऊपर जो है पूरा उसका कंट्रोल हो गया था। तो उसने क्या किया, इंडिया दैट आइडिया जो सेकुलरिज्म बिगेन टू हैव इम्पैक्ट ऑन द इंडिया माइंड। उनके उसमें क्या इंडियन माइंड में ये आया, सेकुलरिज्म का आइडिया आया, है ना। इससे पहले क्या था, सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। उससे पहले देखो आप सभी को पता है कि जो पहले सोसाइटी थी वो 4 डिवाइडेड में, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और सबसे ऊपर जो थे पंडित, इन सब में ऐसे डिवाइडेड थी,
है ना। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। आज कोई ऐसा बोलते हैं, अगर आपने खुद देखा होगा कि आपके आसपास कोई ये बोलता है कि ये इस कास्ट से है, ये इससे नीची कास्ट में है और हमारी कास्ट आप है। स्कूल में भी, क्लासेस में भी ऐसा कभी आपको ऐसे लगता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो कहाँ से आ रहा है, उसकी कास्ट क्या है। आप एक साथ लंच करते हैं, एक साथ रहते हैं। बट अर्ली सोसाइटी में क्या होता था, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती थी कि जो पंडित होते थे उनका स्कूल बिल्कुल अलग होता था, और बाकी जो मतलब डाउन सोसाइटी से होते थे उनको स्कूल जाने की परमिशन नहीं होती थी। वहाँ पे कहते हैं ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत वगैरह बहुत माना जाता था। बट ऐसा अब ऐसा नहीं है। जब से ब्रिटिश आई, उसने क्या है, सेकुलरिज्म का आइडिया उनके माइंड में आया, है ना। और 1976 में हमारा जो सेकुलरिज्म एक अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उसमें जो सेकुलरिज्म जो वर्ड है उसमें वो ऐड किया गया, ताकि मतलब प्रॉब्लम, एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम ना हो सके। जैसे भारत है, अगर भारत में सेकुलरिज्म नहीं होता तो आज भारत में जो शांति है और इसी वजह से है। नहीं तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होते रहते धर्म के आधार पे। अभी भी कई सारी जगह में भी है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ओपनली नहीं है ये सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पे देखो, सेकुलरिज्म इन फंडामेंटल, सेकुलरिज्म को फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हैं बेटा, इसको आप अपनी कॉपी में लिखना है एंड आपको मतलब पढ़ना है एंड आपको समझना है इसको। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।